आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है, 1 अक्टूबर से अब नहीं चलेगी 3 सरकारी बैंकों के पुराने चेकबुक, खाताधारक ने निपटा ले ये काम। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी के लिए जरूरी सूचना, सरकार की तरफ से जारी हुआ है अलर्ट, 30 सितंबर से पहले कर ले ये काम वरना हो सकती है आपको दिक्कत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब हिंदी में भी मिल सकेगी छात्रों को मेडिकल एजुकेशन, सरकार ने इसके लिए की है घोषणा। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने की है घोषणा बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर दालों के सस्ते होने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही प्रीपेड सिम को पोस्टपेड कराने के लिए बार बार नहीं करानी होगी केवाईसी, सरकार ने इससे जुड़े नियमों को किया है और आसान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताइए कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो प्रीपेड सिम को पोस्टपेड करने के लिए बार बार नहीं करानी होगी आपको केवाईसी, सरकार ने इससे जुड़े नियमों को किया है और आसान। अब नए कनेक्शन लेने या फिर प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड नंबर या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने के लिए फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियां ये फॉर्म भरने का काम डिजिटल माध्यम से अब कर सकेगी। भाई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अब से अगर आपका कोई यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन कनेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको केवाईसी पूरी तरह से आपकी डिजिटल होगी, यानी केवाईसी के लिए आपको किसी तरह का कोई भी कागज यहाँ पर जमा नहीं कराना होगा। भाई प्रीपेड सिम को यहाँ पर पोस्टपेड सिम को प्रीपेड करने जैसे कामों के लिए आपको कोई फॉर्म यहाँ पर नहीं भरना होगा, इसके लिए डिजिटल केवाईसी ही मान्य होगी। वही नए नियमों के अनुसार आप सिम देने वाली कंपनी के ऐप के जरिए सेल्फ केवाईसी यहाँ पर कर सकेंगे, इसके लिए मात्र आपको 1 रुपया देना होगा। अभी के नियमों के अनुसार अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड सिम नंबर को यहाँ पर पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में चेंज अगर करता है तो उसे हर बार केवाईसी का प्रोसेस पूरा यहाँ पर करना होता है, लेकिन अब सिर्फ 1 रुपये में ही केवाईसी आपको करनी होगी। वही केवाईसी के लिए ग्राहकों को कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। वैसे तो ये काम जहाँ सिम ले रहे हैं वहीं आ जाकर आपको कराना होता है, लेकिन अगर आप खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी केवाईसी करा लेते हैं तो आपको इसे सेल्फ केवाईसी आप कहते हैं। ये वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के जरिए की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको सिम प्रोवाइडर की एप्लीकेशन फ़ोन में जो आपका फ़ोन है उसमें डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद आपको अपने फ़ोन से उसे रजिस्टर करना होगा और एक अल्टरनेट नंबर भी उसे देना होगा जो आपके जानकार का भी हो सकता है। इसके लिए आपको 1 टाइम पासवर्ड एंड OTP भेजा जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। इसमें आप सेल्फ केवाईसी का ऑप्शन आपको चुनना होगा, जिसमें मांगे जानकारी भरकर आप उस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। कोई बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बंगाल सरकार सतर्क, 30 सितंबर तक बढ़ा है नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तो खत्म हो गई है, लेकिन दक्षिणी भारत के कई राज्यों में अभी भी यहाँ पर रोजाना नए मामलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसको देखते हुए अन्य राज्य तीसरी लहर को लेकर सतर्क हो गए। इसी बीच बुधवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है, जिसके तहत मौजूदा पाबंदियों को और यहाँ पर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी ये जो पाबंदियाँ बंगाल के अंदर लगी हुई है वो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। बंगाल सरकार के मुताबिक अभी तक जारी पाबंदियों में छूट को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सभी बाहरी गतिविधियां, वाहन आदि पर रात 10 बजे से 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर और इससे जुड़े तमाम लोगों को यहाँ पर छूट दी जाएगी। वही राज्य सरकार के मुताबिक अभी तक कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 अक्टूबर से दिल्ली में बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब की दुकानें। दिल्ली में अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें यहाँ पर बंद हो जाएगी। भाई 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानी 47 दिन तक सिर्फ यहाँ पर सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर बताया है कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को यहाँ पर 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दिल्ली में आगामी 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खुलेगी। इस दौरान यानी 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री होगी। इस पर होने वाले किल्लत पर सिसोदिया ने कहा कि यह ट्रांजिशन पीरियड होगा, ऐसे में सरकारी दुकानों पर बिक्री तो होगी यहाँ पर, लेकिन दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना, सरकार की तरफ से जारी हुआ है अलर्ट, 30 सितंबर से पहले कर ले ये काम। पैन कार्ड होल्डर्स के लिए काम की खबर निकल कर आई। दरअसल सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। अगर 30 सितंबर से पहले इसे लिंक नहीं किया गया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा।
वही आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा भी हर तरह के फाइनेंशियल काम के लिए पैन कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है। वही इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। आपको बता दें कि अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, आपने अगर नहीं कराया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। वही इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट धारा 139A के तहत आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नहीं कर सकेंगे। इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है, जो टैक्स रिफंड है वो रुक सकता है। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। रूस की स्पुतनिक वी लाइट को भारत में ट्रायल की मिली है मंजूरी। एक ही डोज से बन जाएगा काम। भारत को बहुत जल्द कोरोना की एक और वैक्सीन मिल सकती है। वही ड्रग्स कंट्रोलर ने रूस की स्पुतनिक वी लाइट को यहाँ पर भारत में ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। वही सिंगल डोज वैक्सीन है जिसमें सिर्फ एक ही वैक्सीन डोज देकर यहाँ पर कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सकता है। वही DCGI ने यहाँ पर स्पुतनिक वी लाइट को भारत की आबादी पर फेज 3 के ट्रायल करने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इसमें बनी यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC ने यहाँ पर स्पुतनिक वी लाइट के ट्रायल को मंजूरी देने की सिफारिश यहाँ पर की। जिससे पहले जुलाई में यहाँ पर जुलाई के अंदर भी यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने यहाँ पर सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी देने पर भी सिफारिश यहाँ पर की थी, लेकिन भारत में ट्रायल नहीं होने की वजह से सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या CDSO ने इसे खारिज यहाँ पर कर दिया। वही कमेटी का कहना था कि स्पुतनिक लाइट भी यहाँ पर कंपोनेंट है जो स्पुतनिक वी में है, इसलिए भारतीय आबादी पर इसके प्रोडक्शन और एंटीबॉडी के डाटा है वो पहले ही तैयार है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में अब हिंदी में मिल सकेगी छात्रों को मेडिकल एजुकेशन। सरकार ने की है घोषणा। मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर अब छात्रों को अंग्रेजी के साथ साथ मेडिसिन जो एजुकेशन है वो हिंदी में भी मिल सकेगी। दरअसल राज्य में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने मंगलवार को कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार निकट भविष्य में हिंदी में मेडिसिन की स्टडी कराने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर देगी। उन्होंने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द एक कमेटी बनाने जा रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन कोर्स हिंदी में भी तैयार किया जाए। उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर ये बात कही है। वही विश्वास सारंग ने कहा है कि चिकित्सा शिक्षा का मॉडल हिंदी में तैयार करने के लिए कमेटी के गठन यहाँ पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस समिति के सुझाव के बाद हिंदी में कोर्स तैयार किया जाएगा। वही छात्रों के पास ऑप्शन होगा कि वे मेडिकल एजुकेशन हिंदी में लेना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में। सारंग ने ये भी कहा है कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की सुविधा देने से गरीब और ग्रामीण और आदिवासी और पृष्ठभूमि छात्रों को जो छात्र है उनका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश बना है 9 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य। CM योगी ने ट्वीट करके दी है जानकारी। उत्तर प्रदेश में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज यहाँ पर देने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पर यूपी बन गया है। अब तक प्रदेश में 7 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों को टीके की यहाँ पर पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 1 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की जो टीकाकरण है उसकी दोनों डोज यहाँ पर ले ली है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ यहाँ पर बैठक की। वही मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में कोरोना के मामलों में फिर हुआ इजाफा। 24 घंटों में मिले हैं 27,176 नए संक्रमित। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर बढ़ा है। बीते 24 घंटों में देश में 27,000 से अधिक नए मामले सामने हैं। वही 284 संक्रमितों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 3,51,000 के आसपास मरीजों का इलाज जारी है। वही नए आंकड़ों को मिलाकर देश में अब तक कुल 3,33,16,755 मरीजों की पहचान हो चुकी है। वही महामारी में कुल 4,43,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। हाल में ही यहाँ पर आंकड़े सामने आए थे जो संकेत दे रहे हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों का अंदर यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,530 नए मामले सामने आए हैं। वही 52 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र में हुई है। वही गुजरात में संक्रमितों के नए आंकड़े पिछले 24 घंटों में 11 यहाँ पर मिले हैं। किसी भी व्यक्ति की मौत यहाँ पर नहीं हुई है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोविड-19 के 38 नए मामले पिछले 24 घंटों में आई है। कोई मौत यहाँ पर नहीं हुई है। इसके अलावा केरला में पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोविड-19 के यहाँ पर लगातार मामले कई राज्यों में यहाँ पर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे तीसरी लहर के संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। 1 रुपये से नहीं चलेगी इन 3 सरकारी बैंकों के पुराने चेकबुक।
अगर आपका भी खाता इलाहाबाद बैंक या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर आपका खाता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। दरअसल इन बैंक खाताधारकों को अपने जो पुराने चेकबुक है उनको यहाँ पर फ़ौरन बदलवाने के लिए कहा गया है। मतलब फ़ौरन इनको बदलवाने के लिए यहाँ पर कहा गया है 1 अक्टूबर से इन बैंकों के पुराने चेकबुक नहीं चलेंगे, यानी पुराने जो चेकबुक है वो नहीं चलेंगे। आपको लेन देन में यहाँ पर परेशानी होगी। बैंक खाताधारकों से अपील, यहाँ पर बैंक ने यहाँ पर खाताधारकों से अपील की है कि इस महीने के अंत तक अपने पुराने चेकबुक और IFSC कोड और MSI यहाँ पर जो MICR कोड है उसको अपडेट करने की ज़रूरी है। अगर आपका उन सार्वजनिक बैंकों में खाता है जिनका विलय दूसरे बैंकों में हुआ है तो फ़ौरन आप अपना चेकबुक यहाँ पर बदलाव लें। वही बैंक का विलय के कारण बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और MSI आदि कोड यहाँ पर इसमें बदलाव किया जाएगा। इसके लिए बैंक खाताधारकों को पूरा यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए यहाँ पर पूरा समय देता है ताकि वो आसानी से अपने बैंकिंग कार्य को पूरा कर सके। वही 1 अक्टूबर से बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने चेकबुक से कोई भी लेन देन नहीं हो सकेगा। वही लोगों को 30 सितंबर तक अपने चेकबुक को अपडेट कराने यहाँ पर होगा। ऐसा नहीं करने पर बैंकिंग कामों में यहाँ पर परेशानी हो सकती है। वही बैंकों की ओर से यहाँ पर जो बैंक है उसकी ओर से भेजे जा रहे मैसेज के मुताबिक 1 अक्टूबर से पुराने चेकबुक अमान्य हो जाएंगे। इसलिए बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे इस महीने के अंत तक अपने चेकबुक अपडेट करवा लें और से यहाँ पर नया चेकबुक इश्यू पर कर लें। वही जिन बैंकों का खाता जिन बैंकों के खाताधारकों को ध्यान देने की ज़रूरत है उनमें इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। वह इन बैंकों का विलय हो चुका है। ऐसे में इन ग्राहकों को यहाँ पर जो ग्राहक इस बैंक के ग्राहक है वो अपना पुराना चेकबुक है वो यहाँ पर इनकी अमान्य हो जाएगी। वही पिछले सरकार ने बैंकों के NPA को कम करने के लिए इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया था। वही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया था। वही इन बैंकों में विलय के बाद पुराना चेकबुक धारकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और बैंक शाखा में जाकर नया चेकबुक इशू कराने की अब ज़रूरत है। वही आपको बता दें कि पुराना चेकबुक अमान्य होने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए IFSC कोड की ज़रूरत होती है जो चेकबुक के साथ ही आपको उपलब्ध हो जाती है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की तो यूपी, दिल्ली, गुजरात सहित देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी की है चेतावनी। देश के कई राज्यों में इस वक्त यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। वही अगले 3-4 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वही IMD ने कहा है कि ओडिशा के समुद्री तट पर पैदा हुआ डिप्रेशन की वजह से भारत के 13 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य यहाँ पर भारत का हिस्सा और उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बुधवार रात से ही हल्की से मध्यम दो स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश हुई है। वही IMD ने कहा है कि शहर में मध्यम बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी भारत और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक समेत देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है। वही आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी हल्की बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज हल्की से मध्यम 1-2 स्थानों पर भारी बारिश शुरू हो सकती है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि शहर में मध्यम से भारी बारिश का यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून जमकर बरस रहा है। वही प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। वही पूर्वांचल इलाके में भी झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, भदोही और गाजीपुर में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 सितंबर तक ये बारिश का सिलसिला यूपी के अंदर चलता रहेगा। वहीं पश्चिमी यूपी में भी मानसून सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 3 दिनों तक यहाँ पर मौसम में कोई बदलाव की यूपी में संभावना नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर में 18 सितंबर में मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वही IMD ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि बारिश का ये दौर 15 से 18 सितंबर तक बना रहेगा। साथ ही बताया गया है कि 16, 17 और 18 को इन जिलों में भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, यानी कई जिलों में बारिश को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है। वही मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश होगी। वही गुजरात के सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़ और तापी, दक्षिण गुजरात में खूब बारिश यहाँ पर हुई है। वही राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र में भी आने वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में भी यहाँ पर अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है।
वह राजधानी भोपाल समेत एमपी के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं आज यानी गुरुवार को रीवा, सतना, नरसिंहपुर और सागर, दतिया, भिंड, यहाँ पर छतरपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट इन जिलों में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है।